हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो लुसेंट सब्जेक्टिव साइंस का ये हमारा सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने ज़ियोदारियों का वर्गीकरण आपके साथ डिस्कस किया था। साथ ही साथ एमसीक्यू भी हम वीडियो के एंड में आपको प्रोवाइड करा देते हैं, तो वीडियो एंड तक देखिए और एमसीक्यू भी लगा सकते हैं इसी वीडियो में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे कोशिका विज्ञान, जिसमें हम लोग कोशिका के कुछ चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है, एक वीडियो में मैं नहीं कर सकता हूँ। इसलिए हम 3 से 4 पेजेस ही कवर करते हैं पूरी। तो आप आराम से वीडियो को देखिए और धीरे धीरे करके सभी टॉपिक्स को समझेंगे। तो जीव द्रव्य, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा 1839 ईस्वी में किया गया था। जो मैंने हाईलाइट कर रखा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं। आराम से आप पढ़िए, ध्यान से देखिए, ठीक है। यह एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, परभासी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ होता है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं जो होती है वो इसी के द्वारा होती है। इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, ठीक है। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा जाता है। एक कोशिका द्रव्य, एक होता है केंद्रक द्रव यानी साइटोप्लाज्म, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब कोशिका द्रव्य के अंतर्गत क्या होता है कि यह कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है। जबकि केंद्रक द्रव जो होता है, केंद्रक द्रव नाम से ही केंद्रक द्रव लग रहा है कि यानी केंद्रक का द्रव कोशिका में केंद्रक के अंदर पाया जाता है, राइट। अब देखिए, जीव द्रव्य का 99% भाग जो है वो निम्न 4 तत्वों से मिलकर के बना होता है, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होता है। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जो है वो जल का बना होता है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 होता है। ये बहुत वीवीआई है, याद रखेंगे, ठीक है। अगर आप इस सीरीज को अच्छे से कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अब बात करते हैं कोशिका। कोशिका यानी सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है, और कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये वीवीआई है, पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए, कोशिकाओं का औसत संगठन कुछ इस तरह से होता है, जिसमें जल 70 से 90%, प्रोटीन 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2% और न्यूक्लिक अम्ल 5.5 से 7% के अराउंड होता है। और उसी तरह से आयन जो होता है 1%। तो इसमें खास करके प्रोटीन, जल और कार्बोहाइड्रेट, ये तो 3 आपको याद रखना ही है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। इन्होंने कॉर्क में कोशिकाओं की खोज की थी, जबकि ध्यान रखिएगा ये मृत कोशिका थी। सबसे पहले जब इन्होंने कोशिका की खोज की तो ये मृत कोशिका की खोज इन्होंने किया था, ठीक है। लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट प्रश्न में पूछे कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया, तो एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक ने 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की है। ये पॉइंट याद रखिएगा। सेवाल स्पेरोगायरा पहली जीवित कोशिका थी जिसे ल्यूमेनहॉक ने माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा था, ठीक है। अगला पॉइंट आता है कि कोशिका सबसे छोटी कोशिका जो होता है वो जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलिस गैलीसेप्टिकमा में पाया जाता है। मतलब यही होता है सबसे छोटी सबसे छोटी कोशिका, यही होता है जीवाणु की माइकोप्लाज्म, राइट। ये पूछा जाता है, याद रखना आपको। और सबसे लंबी कोशिका के रूप में तंत्र की कोशिका हम लोग जानते हैं, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। कोशिका पर हमारे एप्लीकेशन पर आपको साइंस वाले सेक्शन में बेहतरीन तरीके से बायोलॉजी का नोट्स मिल जाएगा, और बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको बताया है सब कुछ। तो आप जाकर के वहाँ से आराम से देख सकते हो। नोट्स के थ्रू जरूर पढ़ा करो, रिवीजन करो। अब देखिए, नेक्स्ट आता है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। 1838-39 में स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत को पूछा जाता है। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। बाद में रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से ही होता है, ठीक है। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार ये है कि सभी जीव कोशिकाओं व कोशिका उत्पाद के बने होते हैं। सभी कोशिकाओं पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही बने होते हैं। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता यानी क्रिएटर होता है। अच्छा, जो विषाणु होता है, ध्यान रखिएगा, विषाणु वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। ये पॉइंट याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है कि कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका,
ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत क्या होता है कि ये कोशिकाएं जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोन्यूमोनिया समजीव में मिलते हैं। इनका मूलभूत संगठन, आकार व कार्य में भिन्नता के बावजूद एक सा होता है। ध्यान रखिएगा कि सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। कोशिका में साइटोप्लाज्म नामक एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा होता है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी प्रोकैरियोटिक में कोई भी केंद्रक नहीं होता है। हम बाद में जब अभी इसी में थोड़ा सा आगे जाएंगे तो देखेंगे, जब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर देखेंगे तो वहाँ पे सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्या याद रखना है क्या छोड़ना है। ठीक है, फिलहाल आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिकों में यूकैरियोटिकों के अंगक नहीं पाए जाते। ठीक है, अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है जो दृढ़तापूर्वक बंध कर 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं। बाह्य परत ग्लाइकोकैलिकस कैलिकस होता है। ठीक है, ग्लाइकोकैलिकस, यानी देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में विशेषकर जो जीवाणु कोशिका होती है वो जटिल रासायनिक कोशिका आवरण से बंधा होता है। दृढ़पूर्वक बंधक मतलब 3 स्तरीय संरचना से बंधे होते हैं, जिसमें बाह्य जो संरचना होती है उसको ग्लाइकोकैलिकस कहा जाता है। इसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति और जीवद्रव्य झिल्ली होता है। यदि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न होता है, यह तीनों मिलकर के एक सुरक्षा इकाई बनाते हैं। ग्लाइकोकैलिकस विभिन्न जीवाणुओं में संरचना और मोटाई में भिन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। वह सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है जो जीवाणु को फटने तथा निपातित होने से बचाती है। नेक्स्ट यहाँ पे ये कह रहा है कि जीव द्रव्य जो है वो झिल्ली का प्रकृति में अर्धपारक में होती है और इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। एक विशेष झिल्ली में संरचना जो जीवद्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है, इसे एक नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग मीसोजोम कहते हैं। ठीक है, मीसोजोम नाम याद रखिएगा। यह फैलाव पुटिका, नलिका और पटलिका के रूप में होती है। अब इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ करके थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए मिलेगा, लेकिन आगे बढ़ते हम लोग कुछ प्रोकैरियोटिक ऐसे मतलब कुछ प्रोकैरियोटिक जो होते हैं जैसे नीलहरित शैवाल हुए, इनके कोशिका द्रव में झिल्ली में विस्तार होता है जिसे वर्णक की लवक कहते हैं। इसमें वर्णक भी पाए जाते हैं। वर्णक मतलब रंग, एक तरह से याद रखें। जीवाणु कोशिकाएं चलायमान या फिर अचलायमान होती हैं। यदि वह चलायमान है तो उसमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है जिसे हम लोग कसाभिका कहते हैं। कसाभिका, ठीक है, याद रखिएगा। कसाभिका आगे आपको देखने को मिलेगा। चलायमान मतलब गतिशील, जैसे इस तरह से थोड़ा सा देखिए, जीवाणु कोशिकाएं चलायमान अथवा अचलायमान होती हैं। यदि अगर वो चलायमान है तो उसमें कोशिका भित्ति जैसी जो पतली संरचना होती है उसे कसाभिका कहा जाता है। ठीक है, ये हम बात कर रहे थे प्रोकैरियोटिक के बारे में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। इसमें हम आगे देखेंगे प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती हैं और 2 उप इकाइयों में जैसे 50S और 30S की बनी होती है, जो आपस में मिलकर के 70S प्रोकैरियोटिक कोशिका राइबोसोम बनाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये मत समझना कि 50 और 30 मिलकर के तो 80 होना चाहिए, तो यहीं पे कंफ्यूजन होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का होता है। ये दोनों जब मिलते हैं तो 70S बनाते हैं, ना कि 80S। तो जोड़ मत दीजिएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के होते हैं। ये पेपर में पूछा भी गया है। ठीक है, राइबोसोम की उस प्रोटीन संश्लेषण, मतलब राइबोसोम के ऊपर जो है वो प्रोटीन संश्लेषण होता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, आप जानते ही हैं। बहुत से राइबोसोम एक मतलब संदेशवाहक आरएनए से संबंध होकर के एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे बहु राइबोसोम अथवा बहुसूत्र कहते हैं। बहुसूत्र का राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से संबंध होकर के प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। अब इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अब यूकैरियोटिक के बारे में। ध्यान से समझिए, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। यूकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण, केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जबकि हमने
यूकैरियोट मतलब सॉरी, जबकि हमने प्रोकैरियोटिक में जानना है कि वो उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, इसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर क्या क्या होता है। तो मैंने हाईलाइट कर रखा है जो पेपर में आपसे पूछा जाता है। जैसे कोशिका भित्ति पूछा जाएगा कि प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ये हमें बस पॉइंट याद रखना। उसी तरह से जो प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। इंडो प्लाज्मिक जो रेटिकुलम है इसमें यानी प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। ठीक उसी तरह से राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का होता है। ये VVIA याद रखिएगा। ठीक है, गोल्जी कॉय इसमें अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। लाइसोसोम अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। डीएनए प्रोकैरियोटिक में एकल सूत्र के रूप में होता है, जबकि यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में बने होते हैं। कसाभिका हमने देखा था। ठीक है, कसाभिका पीछे आपको बताया गया था। ये मतलब प्रोकैरियोटिक में ये क्या होता है कि केवल एक तंतु के होता है, जबकि यूकैरियोटिक में 11 तंतु होते हैं। केंद्रिका हमने ऊपर में बात किया था कि केंद्रिका जो है वो प्रोकैरियोटिक में उपस्थित नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। श्वसन की बात करें तो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा प्रोकैरियोटिक में होता है, जबकि यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा श्वसन होता है। ठीक है, और हम ये भी देखे हैं ऊपर में माइटोकॉन्ड्रिया जो कि प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। यहाँ पे आप देख भी लो, माइटोकॉन्ड्रिया वाला चीज़ हमने देखा था। तो माइटोकॉन्ड्रिया जब यहाँ पे उपस्थित है तभी तो श्वसन होगा, इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो प्रोकैरियोटिक में है वो थाइलेकाइड में होता है, जबकि यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये VVI रहेगा, इसे याद रखेंगे। कोशिका विभाजन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में अर्धसूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, जबकि यूकैरियोटिक में अर्धसूत्री या फिर समसूत्री प्रकार का होता है। सब कुछ आपने अच्छे से देख लिया, समझ लिया। अब बारी है इन सभी को मिला करके कुछ MCQ लगाने की, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन किस तरह से पूछाते और आपने जो भी यहाँ पे थ्योरी देखा वो कितना अच्छे से याद रहा, ये हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं और MCQ लगाते हैं। तो उम्मीद है कि आपने थ्योरी को अच्छे से ध्यान में रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं MCQ। सबसे पहला प्रश्न ये कि जीवद्रव्य का नामकरण किनके द्वारा किया गया था। जीवद्रव्य का नामकरण जो है वो पुरकिंजे ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाता है। 1839 में पुरकिंजे ने जीवद्रव्य का नामकरण किया। जीवद्रव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन असत्य है। यह जीवन का भौतिक आधार है, यह लगभग 80% भाग जल का होता है। जीवद्रव्य का नामकरण 1665, जी नहीं, अभी हमने बात किया 1839 में, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे जो कि गलत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि कोशिका द्रव्य कहाँ पाया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे कोशिका द्रव्य जो है वो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है, बी राइट आंसर है। जीवद्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है, तो इसमें 81:19 का होता है, तो सी सही होगा। अगला प्रश्न की जीवद्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन जो कि 76%, राइट आंसर डी होगा। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, यानी कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसे हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, साइटोलॉजी बहुत बार पूछा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला पॉइंट है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की, करेक्ट है। ल्यूमेनहॉक ने 1674 में पहली जीवित कोशिका की खोज की, दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आता है कि गलत मिलान को चुनिए। तो पहला पॉइंट है कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग कांडा, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, ये भी सही है। और पहली जीवित कोशिका स्पेरोगाइरा कोशिका जो था, सवाल के स्पेरोगाइरा, ये भी सही है। और जीवद्रव्य का मुख्य भाग यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं होता, ऑक्सीजन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमने देखा था 76%। ठीक है,
तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे जो कि गलत है। केंद्रक द्रव की स्थिति क्या होती है? केंद्रक जो द्रव है वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है, ठीक है, केंद्रक के अंदर, तो बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वानिंग 1838-39 में दिया था, ये भी याद रखेंगे। ऑप्शन बी। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है, यह कथन 1855 ईस्वी में किसने स्पष्ट किया था? तो ऑप्शन सी होगा रुडोल्फ विर्चे, ठीक है, रुडोल्फ विर्चे यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका के निर्माण में मुख्य अभिकर्ता कौन होता है? मुख्य क्रिएटर कौन होता है? तो केंद्रक यहाँ पे सही आंसर बनेगा, ऑप्शन सी केंद्रक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका सिद्धांत के मुख्य बातों में शामिल है? कोशिका सिद्धांत के मुख्य बातों में, तो यहाँ पे देखिए सभी जीव कोशिका और कोशिका उत्पाद के बने होते, सही है। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होते, ये दोनों सही है, इसलिए सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न आता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस में पाई जाती हैं? तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, इन सभी में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे डी होगा। अधिकांश जीवाणु कोशिकाओं में कोशिका आवरण की सबसे बाहरी परत बताइए कि कौन सी होती है? सबसे बाहरी जो परत होती है वो आपका ग्लाइकोकैलिकस होता है, ग्लाइकोकैलिकस यहाँ पे सी हो जाता है। नेक्स्ट है कि जीवाणु कोशिकाओं में जटिल रासायनिक कोशिका आवरण कितनी स्तरीय संरचना में होती है? तो हमने बात किया था कि 3 स्तरीय संरचना में होता है, जिसमें सबसे पहला हमने देख लिया जो कि ग्लाइकोकैलिकस होता है, और सेकंड होता है कोशिका भित्ति, और तीसरा होता है जीवद्रव्य झिल्ली, ठीक है। तो 3 स्तरीय होता है, इसलिए यहाँ पे बी सही हो जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तरल मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तरल मैट्रिक्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, साइटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म। जीवाणु कोशिकाओं में चलयमान होने पर कोशिका भित्ति जैसी जो परत संरचना मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कसाभिका कहा जाता है, ठीक है, कसाभिका, ऑप्शन बी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम किससे जुड़े होते हैं? तो राइबोसोम किससे जुड़े होते हैं? ऑप्शन सी, जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं, यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S किन 2 उप इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं? तो मैंने आपको क्या बताया था, 70S दिख रहा है तो ये मत सोचना कि 40 और 30 था, ये आपका कितना था, 50 और 30, 80 इस तरह से, लेकिन 70S होता है किसमें? प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, इसलिए यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर है। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ध्यान रखना है कि राइबोसोम का जो मुख्य कार्य है वो आपका होता है प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि बहुराइबोसोम या फिर बहुसूत्र किसे कहा जाता है? तो हमने ये देखा था कि जब बहुत से राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए में संबंध हो तब उसे कहते हैं बहुसूत्र, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि क्रोमैटिन का निर्माण किनके संयुक्त होने से होता है? तो देखिए क्रोमैटिन का निर्माण तब होगा जब डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन एक साथ संयुक्त होते हैं, तो यहाँ पे हमारा बी करेक्ट है, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के लिए, इसे याद रखिएगा। अगला है कि यूकैरियोटिक केंद्रक में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के अलावा और क्या होता है? तो यहाँ पे केंद्रिका होता है, सी करेक्ट है, केंद्रिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, ये ध्यान में रखेगा, जबकि यूकैरियोटिक में ये सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो हमने देखा था कि यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और श्वसन इन्हीं के द्वारा होता है, तो यहाँ पे हमारा सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा, याद रखना। अगला प्रश्न है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के राइबोसोम के प्रकार के संबंध में सही विकल्प को चुनें। तो देखिए प्रोकैरियोटिक की बात करें तो इसमें 70S प्रकार का होता है और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का, तो यहाँ पे कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक 70S और यूकैरियोटिक में 80S, तो सही आंसर बी बन जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंगक जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पे केंद्रक झिल्ली भी नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है और लाइसोसोम भी नहीं होता है। तो यहाँ पे कहेंगे उपरोक्त सभी कोई भी उपस्थित नहीं होता है प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत। ठीक है, अगला है प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए किस रूप में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में डीएनए जो है वो आपका एकल सूत्र के रूप में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा बी करेक्ट है, एकल सूत्र में। असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन देखना है तो देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिका में सेंट्रियोल उपस्थित होता है, ये बिल्कुल सही है, हमें असत्य बताना, ये सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्या ये सही है? जी नहीं, हमने बात किया था कि प्रोकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो आपका आइलेकाइड में होता है। ठीक है, आइलेकाइड में होता है, आइलेकाइड में होता है, इसे याद रखिएगा। और क्लोरोप्लास्ट वाला जो है वो यूकैरियोटिक में होता है। तो यहाँ पे हमारा बी जो कि गलत था। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन नहीं होता, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन जो है वो किस प्रकार का होता है। तो पहले प्रोकैरियोटिक उसके बाद यूकैरियोटिक। हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन जो है वो किस तरह से होता था, यूकैरियोटिक में होता था अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार के, और प्रोकैरियोटिक में सिर्फ अर्धसूत्री होता था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर निकल के सी आ जाता है। अगला है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा संपन्न होता है। तो प्रोकैरियोटिक है और इसमें क्या था, प्रोकैरियोटिक में जो श्वसन होता है वो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता था। ठीक है, तो इसे याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इतने सारे प्रश्न बने और उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा और सब कुछ अच्छे से अपने ध्यान से क्वेश्चन भी किया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिए। चलिए इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।